हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 4। और यहाँ क्लास नंबर 4 से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है आपका फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 1 के बाद हमने डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 को लिया है यहाँ पे। वो इसलिए लिया है क्योंकि एक कनेक्टिविटी की वजह से हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 1 में हमने बेसिकली जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन सेक्टर, किस तरीके से ब्रिटिश राज में उनका एक्सप्लोटेशन हुआ था। तो वहाँ पर हमने बहुत ही छोटे एक पार्ट पर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो वहाँ पर जो हमने जितना भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था वो पूरे एक डिटेल में स्टडी करने का एक छोटा सा पार्ट था। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि रियलिटी में एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या थी ब्रिटिश राज में, और क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर फेस कर रहा था, किस तरीके से फिर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाया गया, किस तरीके से एग्रीकल्चर को चेंज किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या उसमें चेंजेस लाए गए। तो वहाँ पर सिर्फ हमने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर में क्या क्या ब्रिटिश राज में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ उसके रिफॉर्म्स के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है आज, क्लास नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के फ़ीचर्स के बारे में। जो ये फ़ीचर्स दिए गए हैं, ये फ़ीचर्स दिए गए हैं आपके इंडिपेंडेंस के टाइम तक कि ब्रिटिश राज के अंडर में एग्रीकल्चर की सिचुएशन हमारे सामने क्या पिक्चर थी, क्या सिचुएशन थी हमारे सामने, ये उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ीचर्स से। फ़ीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है आपका लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जितने लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो जितने लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, और जितना उन लोगों से प्रोडक्शन निकाला जा सकता है उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक लैंड पे जितनी लेबर काम कर रही है और वो लेबर जितना उस लैंड से प्रोडक्शन कर सकती है उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक लैंड पे 10 लोग काम कर रहे हैं और उन 10 लोगों के उस लैंड पर काम करने से अगर प्रोडक्शन उस ज़मीन से प्रोडक्शन हो सकता है 1000 kg का, लेकिन वो प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज हो रहा है 800 kg का, मतलब पर पर्सन पे आपका मान के चलिए 80 kg का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन के ऊपर अगर एक पर्सन का एवरेज निकालें तो एक पर्सन से अगर हम एवरेज देखें तो 100 kg का प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है 80 kg का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है वो पर पर्सन 20 kg कम बैठ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लेबर उस पर प्रोडक्शन पे काम करती थी, लैंड पे काम करती थी, उनका जो प्रोडक्टिविटी थी, लैंड की प्रोडक्टिविटी थी, लेबर के हिसाब से वो कम हो रही थी। तो उसे हम बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक लैंड के ऊपर जितने नंबर ऑफ़ पर्सन एंगेज्ड हैं इज़ मच हायर देन एक्चुअल नीड। अब ऊपर वाले में तो क्या था कि जितने लोग लैंड पर काम कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उसको तो लो प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक सिचुएशन ये भी थी कि एक लैंड पे अगर ज़रूरत है 10 लोगों की, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं 15 लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 लोगों का वहाँ पे होना ना होना ना के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन नंबर ऑफ़ पर्सन, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ़ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज़ मच हायर देन एक्चुअल नीड। एक लैंड पे जब जितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन लेबर काम कर रही है, जितनी उनकी ज़रूरत है उनसे कहीं ज़्यादा वो लेबर काम कर रही है। ज़रूरत हमें 10 लेबर के काम कर रही है 15 लेबर, तो जो 5 लेबर काम कर रही है वो क्या कहलाएगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अगला है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ब्रिटिश राज के अंडर में, वो आपका एक परमानेंट मींस ऑफ एरीगेशन का सिस्टम नहीं था। वहाँ पर प्योरली हमें रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अलग से कोई पानी की सुविधा नहीं थी, अलग से कोई वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, या कोई अलग से उसका कोई सोर्स नहीं बनाया गया था। अगर रेनफॉल होगी तो फसल होगी, और अगर फसल होगी तो आगे चल के लिवलीहुड बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर था वो हमारा प्योरली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर रेनफॉल होगी तो आपकी क्रॉप्स होंगी, तो क्रॉप्स होंगी तो उनकी सेलिंग होगी, सेलिंग होगी तो इनकम जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं एक जो रेवेन्यू थी फार्मर की वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अनसर्टेन प्रोडक्शन, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल का मतलब अनसर्टेन प्रोडक्शन। अगर रेनफॉल पे अगर डिपेंड रहना पड़ता था तो उससे क्या होता था कि हमारा प्रोडक्शन अनसर्टेन रहता था। अनसर्टेन प्रोडक्शन तो अनसर्टेन इनकम। इसका मतलब रेनफॉल है तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है तो इनकम है।
नाउ अगला है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि ब्रिटिश राज के अंडर में जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी उसमें जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि पहले हम अपने घर के जो घर की ज़रूरतें हैं, जो हमारे जो घर की नीड है, कंजम्पशन, जो हमें फूड ग्रेन की ज़रूरत है, पहले हम उसकी ज़रूरत को पूरा करें। और वो सिर्फ उसी की ज़रूरत को पूरा कर पाते थे, मार्केट तक तो वो पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि जो ज़मींदारी सिस्टम था जिसमें ज़मींदार जो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में जो पैसा फार्मर से कलेक्ट करता था, उसके बाद फार्मर के पास सिर्फ अपने घर के लिए, घर की कंजम्पशन के लिए ही पैसे बच पाते थे, या क्रॉप्स जो भी वो फूड ग्रेन का इस्तेमाल करता था वो सिर्फ अपने घर के लिए इस्तेमाल कर पाता था। इसका मतलब फार्मर के पास एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, सिर्फ अपनी ही ज़रूरत को पूरा करने वाली फार्मिंग थी। उसके पास कोई एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं बचता था अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्यूचर के ग्रोथ करने के लिए या लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं बचता था। सिर्फ वो जो भी फार्मिंग करता था उससे उसको सिर्फ अपने घर के लिए ही कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन मिल पाता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब ये होता है कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्रॉप्स को सेव करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय पे ये सुविधाएं भी फार्मर के पास नहीं थी। तो कई बार क्या होता था कि रेनफॉल भी होती थी, लेकिन कई बार कीड़ों मकोड़ों की वजह से या कोई हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से फसल ख़राब हो जाती थी। तो बेटर सीड्स ना होने की वजह से, बेटर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, जिससे फसल को ग्रोथ मिलती है, और फर्टिलाइज़र की ना होने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम भी एग्रीकल्चर को फेस करनी पड़ती थी। अगला है स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग का मतलब होता है कि ब्रिटिश राज के अंडर में जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी जो ज़मीनें थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी, और छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से जो टोटल प्रोडक्शन आउटपुट निकलना होता था वो टोटल आउटपुट निकल नहीं पाता था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होल्डिंग की वजह से जो एक बड़े स्केल पर फार्मिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फार्मर्स को एक लिटिल आउटपुट मिल पाता था, और उसी आउटपुट की वजह से ही वो अपना घर चला पाते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ब्रिटिश राज के अंडर में क्या रहता था कि जो लैंडलॉर्ड होता था, जो ज़मीन का मालिक होता था, और टेनेंट होता था, जो टिलर्स होते थे, टेनेंट्स जो ज़मीन पर खेती करते थे, इनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती थी, वो लैंडलॉर्ड से वो ज़मीनें लेते थे और उस ज़मीन पर खेती करते थे, उसके बदले में लैंडलॉर्ड को रेंट देते थे। तो उनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट लगा रहता था। कई बार टेनेंट ये कहता था कि भाई रेनफॉल नहीं हुआ, फसल ख़राब हो गई, लेकिन लैंडलॉर्ड इस बात को नहीं मानता था, वो अपना रेंट लेके रहता था। तो इससे कई बार जो फार्मर्स थे वो क्या होता था कि उनको पुअर कंडीशंस फेस करनी पड़ती थी। कई बार उनको अपना घर के लिए खाना नहीं मिल पाता था, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत डाउन हो जाता था। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, पुराने समय में क्या था, ब्रिटिश राज के अंडर में जितनी भी ज़मीन को प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, फसलों को उगाने के लिए, फसलों को काटने के लिए, या फसलों को ज़मीन को खोदने के लिए जो भी हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती थी, उस समय मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जो काम मशीनों से किया जाता था, जो प्लॉइंग का काम फील्ड पर मशीनों से करा जाना चाहिए था, वो काम किससे कराया जाता था पहले टाइम में? यूज़ ऑफ बुल्स, बैलों से काम कराया जाता था। उनसे खेतों को जुतवाया जाता था, प्लोइंग कराई जाती थी। ठीक है, उस पर बैलों से काम लिया जाता था। तो मशीनों के ना होने की वजह से प्रोडक्शन में टाइम लगता था। ठीक है, कई बार प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती थी, कई बार ज़मीनों में जो फर्टिलिटी थी वो नहीं बन पाती थी। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से भी एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो ये सारे थे एग्रीकल्चर्स के फीचर्स जो ब्रिटिश राज के अंडर में इंडिपेंडेंस के टाइम तक हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो रही थी, जो हमें दिखाई दे रहा था एग्रीकल्चर की सिचुएशन। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ब्रिटिश राज के अंडर में, वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो ये रेड कलर में पॉइंट लिखे गए हैं, जो ब्लैक में लिखे हुए हैं पॉइंट्स, वो तो हैं फीचर्स, और ग्रीन में बताया गया है उनके मीनिंग्स। यहाँ पर जो रेड पॉइंट में लिखे गए हैं वो हैं प्रॉब्लम्स, जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फार्मर्स, या एग्रीकल्चर सिचुएशन जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। तो जो फार्मर्स को अपने फील्ड पर सिंचाई के लिए साधन चाहिए था, ठीक है, जो ज़मीन को खोदने के लिए, ज़मीन को सिंचाई करने के लिए बीजों की ज़रूरत थी, कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं था। ठीक है, मतलब किसानों के पास ऐसा कुछ नहीं था
किसानों को क्या करना पड़ता था, उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। या कई किसान होते थे जिनके खेतों के आसपास नहरें होती थी, नदियाँ होती थी, तो चलो उनका काम चल जाता था। लेकिन जिनके पास ज़मीनों से पानी की सुविधा नहीं होती थी, या नहरें नहीं होती थी, नदियाँ नहीं होती थी, तो उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो कई बार नहरों का पानी सूख जाता था, कई बार नदियों का पानी जो होता था वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता था, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो इसीलिए कोई एक परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था कि भाई पर्टिकुलर एक पानी की सप्लाई फार्मर को मिल रही है और उस पानी की सप्लाई से परमानेंटली फार्मर अपनी खेती करता है। तो कई बार रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। रेनफॉल नहीं होती थी तो कई बार नहरों के पानी को देखना पड़ता था, या कहीं से पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो देयर वाज नॉट अ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर को बहुत फेस करनी पड़ रही थी। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, किसी भी तरीके से ना तो लैंडलॉर्ड से ना गवर्नमेंट से उस समय पर ब्रिटिश राज में फार्मर को कोई भी फाइनेंस की सुविधा नहीं मिलती थी, जो आज के समय में मिलती है। किसी तरीके का कोई लोन नहीं मिलता था, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई बेटर सीड्स परचेज़ करने के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती थी। तो फार्मर्स जो था वो अपनी ही मेहनत से, अपने ही तरीके से किसान खेती करता था। किसान अपने तरीके से ही खेती करता था, अपने तरीके से ही उसको मेहनत से उगाने की कोशिश करता था। तो फाइनेंस की कोई सुविधा नहीं थी। जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो पैसे उसे मिलते नहीं थे। ना नेक्स्ट पॉइंट इज़ कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब होता है कि फार्मर सिर्फ उन्हीं चीज़ों की खेती करता था जो उसे एक फूड की फॉर्म में मिल पाता था। मतलब वो फूड ग्रेन्स की खेती करता था। मतलब जो उसे खाने पीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, सब्जियां हो गई, दालें या चावल हो गई, गेहूँ हो गई, इन सब की खेती करता था। वो कमर्शलाइजेशन आउटलुक नहीं था उस समय में। किसान सिर्फ यही कोशिश करता था कि भाई मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की खेती कर लूँ जिनकी मुझे अपनी फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने के लिए जो मेरी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं की खेती करूँ। अगर मैं वो खेती नहीं करूँगा, कमर्शलाइजेशन खेती करूँगा, तो हो सकता है कि कमर्शलाइजेशन खेती करने से या बारिश ना होने की वजह से वो खेती बिगड़ जाए, तो पता लगा कि घर के लिए खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हो पाया। तो उस समय का फार्मर्स जो था वो कन्वेंशनल आउटलुक फार्मिंग के ऊपर डिपेंड था। अगला है आपका स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग। उस समय पर यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि किसानों के पास जो ज़मीनें टीनेंट्स के पास से मिलती थी वो बहुत ही मर्जिंग फॉर्म में नहीं होती थी, टुकड़ों में बटी होती थी, जिससे किसान की जो उसमें टोटल आउटपुट किसान निकालना चाहता था, लैंड के टुकड़ों में बटे होने की वजह से वो टोटल आउटपुट उतना नहीं निकाल पाता था जितना अगर वो कुछ ज़मीनों को मर्ज करके या 4-5 किसान मिलकर आपस अगर ज़मीनों को टोटलिटी में अगर उनको जोड़ कर उनको मर्ज करके फिर उस पर आउटपुट निकालना चाहें तो उससे ज़्यादा आउटपुट निकल पाता। तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग की वजह से भी, टुकड़ों में बटे होने की वजह से ज़मीनों के, तो प्रॉब्लम को जो किसान थे उनको आउटपुट में, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेन रिलेशन। इसमें क्या था कि जो ऑनर और टिलर थे, जो ज़मीनों के मालिक और ज़मीनों पर काम करने वाले लोग थे, वो हमेशा उन दोनों के बीच में एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रहता था। जो ज़मींदार था वो ये नहीं सोचता था कि भाई अगर इस साल खेती नहीं हुई है या थोड़ी बहुत खेती कम हुई है या ख़राब हो गई है तो चलिए मैं अपना रेंट कम ले लूँगा, अपना जो मार्जिन है वो कम ले लूँगा। नहीं, जो ऑनर होता था वो हमेशा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का रहता था। जितना उसने किसान से प्रोडक्शन का रेंट चार्ज करना है या जो भी उसने रेवेन्यू लेनी है वो लेके रहता था। वो ये नहीं देखता था कि भाई फूड के साथ, फूड ग्रेन के साथ या फसलों के साथ हुआ क्या है। तो वो एक एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेन रिलेशन रहता था। ऑनर टिलर का आपस में रिलेशन जो था वो एक्सप्लॉयटेटिव रहता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये था कि जो उस समय के जो स्मॉल फार्मर्स थे, छोटे किसान थे, उन्हें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मार्केट की जानकारी नहीं होती थी कि कहाँ ऑर्गेनाइज मार्केट है, कहाँ पर हम बार्गेनिंग करके, कहाँ पर हम अपने क्रॉप्स को अच्छे रेट्स पर हम सेल कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर वो फार्मिंग करते थे उसके आसपास जो भी लोकल मार्केट होती थी वहाँ पर कम रेट पर जो भी उनकी जो फसल होती थी, जो भी क्रॉप्स होती थी, उन्हें वहाँ सेल कर देते थे। तो उन्हें वो अपनी क्रॉप्स का अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता था ड्यू टू द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी, ऑर्गेनाइज मार्केट की प्रॉब्लम भी फार्मर को फेस करनी पड़ती थी और उन्हें अपनी फसलों का अच्छा दाम नहीं मिल पाता था। तो उन्हें लोकल लेवल पर ही उन्हें कम रेट पर उन्हें सेल करना पड़ता था, जिससे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 फीचर, प्रॉब्लम, पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर के फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स और प्रॉब्लम्स थी जो चैप्टर नंबर 3 की थी। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.